एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लास है और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में हम लोग हिस्ट्री और साइंस में बायो को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास का क्लास है और इसमें हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पिछला जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास था इसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, साथ ही साथ इसकी खोज किस तरीके से की गई, इन सारे बातों पर मैंने प्रकाश डाला था। इस पे हम लोग अच्छे से बातचीत कर चुके थे। आज हम लोग जो है इससे आगे चलेंगे और सिंधु सभ्यता से संबंधित जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जा रहा हूँ ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आपसे मिस नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके इसे पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर जो है ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं, तो मैं वो फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है और अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई जाए तो वहां पर भी आप नहीं फंसे और आसानी से आप प्रश्न को बनाएं और आप अच्छे नंबरों के साथ जो है ये उत्तीर्ण हो और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सके। इसी को लेकर के मैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और जो चैप्टर नेसेसरी नहीं होंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है तो इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूँ, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वहां पे मैं फटाफट से निकल जाऊंगा। ठीक है ना, जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, वहां वाले चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा धार्मिक आंदोलन जो है वहां फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे आपको पेशेंस से पढ़ना है। तो चलिए बातें इतनी करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये रहा आज का क्लास आपके स्क्रीन। आइए अब देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उनसे मिलने वाले साक्ष्य क्या क्या हैं। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक भारत से प्राप्त स्थल और दूसरा जो है ये पाकिस्तान से प्राप्त स्थल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्थल मिले हैं और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो पाकिस्तान से मिलने वाले जो पहले स्थल है इसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा से जो मिला है ये लाल पत्थर के बने नग्न पुरुष का धड़ मिला है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ से मिला है तांबे की बनी इक्का गाड़ी और तीसरा मिला है R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान जो है ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा था, तो ये R37 कब्रिस्तान जो हड़प्पा से मिला है। इसके बाद पाकिस्तान से प्राप्त दूसरा जो स्थल है यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक कृति भी कहा था उस काल का। दूसरा चीज यहाँ से मिला है विशाल अन्नागार। अन्नों को स्टॉक करने के लिए बड़े आकार के भवन मिले हैं जिसे अन्नागार कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, यानी नर्तकी की कांसे की बनी हुई प्रतिमा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ में पुजारी का मूर्ति भी मिला है यहाँ से और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ एक मुहर मिली है जिस पर एक ध्यानमग्न पुरुष है और उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पशु हैं जिसे इतिहासकारों ने पशुपतिनाथ का नाम दिया है। तो ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आइए अब अगला स्थल जो है यह है सूत कागेडोर। सूत कागेडोर से जो है ये मानव अस्थि राख से भरा हुआ एक बर्तन मिला है, यानी एक बर्तन मिला है जिसमें मनुष्यों की अस्थि है। संभवतः तो आज की तरह ये लोग भी दाह संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन करते होंगे। इसके बाद अगला स्थल है चन्हुदड़ो। ये बहुत बार पूछा है, तो चन्हुदड़ो से चूड़ी बनाने का कारखाना यानी मनका, चूड़ी या मनका बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से मिला है। इसके बाद है कोट दीजी से ओवन यानी चूल्हे का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ सूती कपड़े का प्रमाण मिला है, यानी कोट दीजी के लोग जो है ये सूती कपड़ा बुनते होंगे। तो ये जो प्रमुख स्थल पाकिस्तान के हो गए, इनको आपको याद कर लेना है और ये याद रख लेना है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। ये जो मैंने बना दिया ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो और भी स्थल है लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट है, इतने से आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग भारत से प्राप्त स्थलों को देखते हैं। तो भारत से जो प्राप्त स्थल है इसमें पहला स्थल हमारा है रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो भारत के पंजाब से मिला है।
यहाँ पर 3 सभ्यताओं के अवशेष एक साथ मिले हैं, जिसमें नवपाषाण के अवशेष मिले हैं, उसके ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता। यानी रोपड़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से 3 सभ्यता नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता के अवशेष एक साथ मिले हैं। अगला स्थल है बनवाली। तो बनवाली को याद रखिएगा कि बनवाली से अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल के अवशेष मिले हैं, यानी अनाज के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ तांबे का बना वानाग्र, तीर के आगे जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तांबे का बना हुआ वानाग्र मिला है, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आइए अगला स्थल जो है इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो रंगपुर से क्या क्या मिला है, तो रंगपुर से मिला है चावल का प्रमाण, ठीक है। रंगपुर में एक चीज और आप याद रख लीजिएगा कि चावल का प्रमाण तो रंगपुर से मिला ही है रंगपुर के अलावे लोथल से भी चावल का प्रमाण मिला है, ठीक है। दूसरी चीज जो रंगपुर से मिली है वो है कच्ची ईंट के बने हुए दुर्ग। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थल जो है यहाँ सभी जगह पक्की ईंटों के बने मकान थे, लेकिन रंगपुर और एक कालीबंगा जगह, दो याद रखिएगा, रंगपुर और कालीबंगा, यहाँ से क्या मिले हैं, कच्ची ईंट के बने दुर्ग यानी कि किले मिले हैं। इसके बाद रंगपुर से कोई मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। तो दो जगह याद रखिएगा, एक रंगपुर और दूसरा आलमगीरपुर, ठीक है। इन दो जगहों से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। इन दो जगहों को छोड़कर सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है सभी जगहों से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक बार रिवीजन कीजिए फिर से क्विक। चावल के प्रमाण, देखिए चावल हो, कच्ची ईंट के दुर्ग हो या मातृ देवी की मूर्ति, सभी में रंगपुर आएगा ही आएगा। रंगपुर के साथ एक दूसरा स्थल होगा, जैसे चावल के प्रमाण, तो चावल के प्रमाण में रंगपुर और लोथल, ठीक है। कच्ची ईंट के दुर्ग, तो इसमें रंगपुर और कालीबंगा। मातृ देवी की मृण मूर्ति नहीं मिली है तो एक रंगपुर हो जाएगा और दूसरा आलमगीरपुर हो जाएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद आते हैं लोथल। आप जानते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, ठीक है ना। तो लोथल में देखते हैं, तो लोथल में सबसे पहला प्रमाण जो है यह है गोदीबाड़ा बंदरगाह या डॉकयार्ड। तीनों जो है ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है, यानी सिंधु सभ्यता से डॉकयार्ड बंदरगाह या गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। अब चूंकि यहाँ से व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, तो यहाँ से फारस की मुहरें मिली है। चावल के प्रमाण मिले, अभी ऊपर हमने देख लिया चावल के प्रमाण दो जगह से मिले थे, रंगपुर और लोथल, ठीक है। इसके बाद मम्मी के प्रमाण मिले हैं। मम्मी क्या है, तो आप लोगों ने मम्मी रिटर्न्स वगैरह मूवी देखी होगी। तो पुराने मिस्र में परंपरा थी कि जब कोई बड़े व्यक्ति मर जाते थे, अमीर या राजा महाराजा, तो उनके शव को सुरक्षित रखा जाता था। उस पर विशेष प्रकार के तेल मसालों का लेप लगाकर पट्टियां बांध दी जाती थी, जिसे मम्मी कहा जाता था, ठीक है। तो संभवतः मिस्र के लोग यहाँ आते होंगे, तो उनके प्रभाव से लोथल में भी संभ्रांत लोगों की मम्मी बनाई जाने की प्रथा शुरू हुई। इसके बाद आटा पीसने की चक्की या यूं कहिए गेहूं पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है। युगल समाधान, इसको आप लैला मजनू याद कर लीजिए, यानी एक ही कब्र में दो शवों को एक साथ दफनाया गया था। सभी जगहों पर जो है ये कवों को सीधे लिटाया जाता था, परंतु यहाँ पर एक शव मिला है जो करवट लिए हुए है, एक साइड लिटा करके, एक साइड मुंह करके लिटाया गया है, यानी करवट लिया हुआ शव मिला है। घोड़े की बनी हुई मिट्टी की मूर्ति मिली है और हाथी दांत का पैमाना यानी हाथी दांत का स्केल मिला है। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं जो लोथल से मिली हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ याद रख लीजिएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली कांच की चूड़ियाँ। संभवतः यहाँ के लोग जादू टोना वगैरह करते होंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से कच्ची ईंट के बने मकान मिले हैं। तो कच्ची ईंट के मकान दो जगह से मिले हैं, एक तो रंगपुर मैंने कहा था और दूसरा कालीबंगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ जूते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। जूते हुए खेत कहने का मतलब कि यहाँ पर खेत मिले हैं जिनमें हल चलाने के निशान मिले हैं, ठीक है। अब अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में याद रखिएगा कि आलमगीरपुर से कोई भी मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है, यानी मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। और क्या नाम है, आलमगीरपुर के साथ साथ दूसरा जगह जो है ये रंगपुर, ये दो जगहों से मातृ देवी की कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। पहले वाला जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से याद कर लेते हैं यहाँ पे,
तो आगे के लिए यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और परीक्षा में भी आप परेशान नहीं होंगे। इसके बाद एक स्थल है सूरकोटदा, ठीक है। तो सूरकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, ठीक है। देखिए, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, उसके बाद हड़प्पा से तांबे की बनी इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं, सूरकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े पालते होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। जब पूछा जाए आपको कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे या सिंधु सभ्यता के लोग किसे नहीं पालते थे, तो उसका आंसर आपको देना होगा घोड़ा, क्योंकि ये जो प्रमाण मिले हैं ये इक्का दुक्का स्थानों से मिले हैं और बहुत ही कम मिले हैं, जिसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े को पालते होंगे। तो ये प्रमाण याद जरूर रखिएगा कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, इक्का गाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा नहीं पालते थे, ठीक है। तो घोड़े की जब बात हो गई यहाँ पर, तो एक चीज़ और याद रख लीजिए कि गैंडे का प्रमाण या गैंडे का अस्थि पंजर या गैंडे की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, तो ये है आमरी से। और अगला प्रश्न पूछता है ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, तो ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से मिली है, क्योंकि कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है और ऊँट राजस्थान में ही होते हैं। तो ये जो प्रमाण वाले प्रश्न है, अवशेष वाले, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता को फिनिश करेंगे। तो इसको आप लोग बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से देख लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग इससे आगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक